हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हेलो एल्केन्स चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं हेलो एल्केन्स में, लेकिन हेलो एल्केन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर भी करते हैं जिन एल्केन से हेलो एल्केन प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम हेलो एल्केन्स और एल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें, मेल्टिंग पॉइंट भी साथ में रहेगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो सेम रहता है हेलो एल्केन्स में। तो अगर मैं कहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो आप समझना सेम ट्रेंड फॉर दी मेल्टिंग पॉइंट वो रहने वाला है। ठीक है बच्चा, तो हेलो एल्केन्स और एल्केन्स में अगर हम बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हेलो एल्केन्स के एल्केन से ज्यादा होते हैं। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेटा ये है, यहां समझो आप। ये जो हमारे पास ये तो हुए हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन्स। अब जो एल्केन्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। यहां कार्बन और हेलोजन के बीच में समवॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहां पे समवॉट पोलैरिटी आ जाती है। तो यहां पे जो ये मॉलिक्यूल होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं? हेलो एल्केन्स की बात कर रहा हूं। ये स्लाइट पोलर होते हैं, स्लाइट पोलैरिटी शो करते हैं, जिसकी वजह से यहां पे वीक वंडरवॉल फोर्सेज यहां भी होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेज यहां भी होते हैं, लेकिन यहां और यहां जो वैंडरवॉल फोर्सेज होते हैं स्लाइट पोलैरिटी होने की वजह से यहां पे वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन कंपाउंड्स का, दैट इज हेलो एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये बात हमने मेंशन भी की है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इस स्लाइट पोलैरिटी की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है, यहां वो नहीं होता। ड्यू टू स्लाइट पोलैरिटी इन हेलो एल्केन्स एनहेंसेस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हमारे पास कंपाउंड्स हैं हेलो एल्केन्स, लेकिन अब की बार हमने क्या किया कि हमने जो कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन करना है वो बेटा इस तरह से करना है कि यहां पे एल्काइल ग्रुप तो सेम रहता है हमारा, लेकिन जो हैलोजन है वो चेंज हो जाता है। अब आप समझते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो साइज है हैलोजन एटम का वो इंक्रीज होता जाता है। साइज इंक्रीज होता है तो मास इंक्रीज होता है। यहां जो मास होता है एटम का वो ज्यादा होता है। ठीक है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होने की वजह से जो वैंडरवॉल फोर्सेज हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो ट्रेंड है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वो बेटा ये रहता है। यानी कि एल्काइल आयोडाइड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो एल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल ब्रोमाइड से ज्यादा, एल्काइल ब्रोमाइड का एल्काइल क्लोराइड से ज्यादा, और एल्काइल क्लोराइड का एल्काइल फ्लोराइड से ज्यादा होता है। रीजन समझ में आ गया? मास बढ़ जाता है। An increase in the size of the halogen atom increase the magnitude of van der Waals forces and results increase in boiling point। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मास ऑफ द हैलोजन एटम। बात समझ में आ गई? तो ये वाला ट्रेंड। अब इसके बाद अब की बार हमने क्या करा है, जो हैलोजन एटम है उसको सेम रखा है, एल्काइल ग्रुप आपका चेंज किया है। यहां आप देखेंगे तो पहले वाले एल्काइल ग्रुप में सिंगल कार्बन है, यहां 2 कार्बन एटम्स हैं, यहां 3 कार्बन एटम्स हैं, यहां 4 कार्बन एटम्स हैं।
अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे मास बढ़ेगा, ठीक है ना, मास बढ़ेगा, एक चीज और बढ़ेगी, उस चीज को आप यहां पे ध्यान रखो कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी कि मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, लेकिन मॉलिक्यूल में सिमेट्री होनी चाहिए, मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। समझे आप बात को नोट करें। मॉलिक्यूल का साइज, जैसे यहां पे चेन बड़ी हो गई ना, तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ आ गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं वो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो गया, और मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे बेटा वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पे चीजें कर लेते हैं। इसके बाद आता है कि अगर जैसे हम यहां पे, ये तो हमने नॉर्मल चेन ली है, अगर हमारे आइसोमर्स हैं तो जैसे हमारे पास एक हमने पीछे लिया हुआ कंपाउंड C4H9Cl, इसके आइसोमर्स हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा कंपाउंड इससे बना हुआ, इसका आइसोमर ठीक है जी, ये हो गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है जी, इसके बाद एक कंपाउंड और बना दो, तो एक कंपाउंड आप बनाओगे तो ये हो जाएगा ये आइसोमर बना। ठीक है, ये हो गया आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी, ये आइसोमर्स हो गए। अब जहां पे ब्रांचेज बढ़ जाती हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ेंगी जो सरफेस एरिया वो बढ़ेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट वाली पिछली जो बात है वो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ कांटेक्ट जब बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। फॉर आइसोमेरिक हैलो एल्केन द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग, ये भी ध्यान रख सकते हैं, रीजन अगर ध्यान नहीं रहता, लेकिन रीजन ये है कि ब्रांचेज बढ़ने पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर ब्रांचेज बढ़ती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ठीक है, इन कंपाउंड्स में अगर कंपैरिजन करें दोनों में और इसमें, तो यहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस जहां ज्यादा होती हैं, यहां ज्यादा है ना, ठीक है, यहां ज्यादा है ना, और यहां कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो पहले इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, यानी कि जो ऑर्डर होगा वो ये वाला होगा बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो, उसके बाद नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है डेंसिटी। अब डेंसिटी बेटा होती क्या है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब जो डेंसिटी है, अगर डेंसिटी हम देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो मास पे हम फोकस करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब जो हमारे पास हेलो एल्केन्स होते हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो क्लोरो एल्केन्स होते हैं, अब ये वाटर हमारे पास है, क्लोरो एल्केन, एक मिनट के लिए होल्ड करो आप, जो वाटर है इसकी डेंसिटी कितनी होती है अभी? 1 ग्राम पर मोल। ठीक है,
तो जो क्लोरो एल्केन्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, वाटर से कम होती है, यानी कि क्लोरो एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, while bromoalkanes and iodoalkanes are heavier than water, यानी कि bromoalkanes और iodoalkanes में जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरोएल्केन से भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम आयोडोएल्केन और ब्रोमोएल्केन में बात करें तो जहां मास ज्यादा होगा, मास कहां ज्यादा होगा, आयोडोएल्केन का मास ज्यादा होगा। मैंने कहा ना डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जहां मास ज्यादा वहां पे डेंसिटी ज्यादा, तो एल्काइल आयोडाइड की डेंसिटी एल्काइल ब्रोमाइड से ज्यादा होगी। अब यहां पे आप ना दो टेस्ट ट्यूब ले लो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटी सी एक्टिविटी आप समझो। यहां पे देखो, यहां पे हमने वाटर फिल किया, ठीक, और यहां पे हमने डाल दिया क्लोरोएल्केन। तो क्लोरोएल्केन क्या होगा, ये लेयर दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर निकाला हूं ये लाइन। जो क्लोरोएल्केन है आपका वो फ्लोट करेगा, यहां पे एक लेयर बना लेगा, ठीक है। ये वाटर है और ये आपका क्लोरोएल्केन है, अलग अलग लेयर बन गई क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्लोरोएल्केन से ज्यादा, ठीक है। वाटर नीचे रहेगा, क्लोरोएल्केन फ्लोट करेगा। इसके बाद अगर यहां देखें तो यहां अगर हम ब्रोमोएल्केन को डालें वाटर के अंदर तो जो ऊपर वाली लेयर होगी, ये वाली लेयर, बेटा ये वाली लेयर तो वाटर की होगी और ये वाली लेयर जो होगी वो एल्काइल ब्रोमाइड की होगी, ब्रोमोएल्केन की होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रोमोएल्केन जो होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? ये वाटर और यहां पे क्लोरोएल्केन, ये ब्रोमोएल्केन और यहां पे वाटर, ठीक है। डेंसिटी से ये फर्क आ जाता है। पॉइंट ये है कि डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। एल्काइल आयोडाइड में आयोडीन सबसे नीचे होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मास ज्यादा होता है, तो एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल ब्रोमाइड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। बात समझ में आई? हो गया क्लियर? क्यों बच्चों, हो गया क्लियर? ठीक है, डेंसिटी। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी आती है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, अच्छा, इसको ना एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझो। रियल लाइफ का एग्जांपल ये है कि आप वेरी फर्स्ट डे आपने 10th पास किया और 10th पास करने के बाद आप अपना स्कूल चेंज करते हैं, और फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, समझने के लिए ये समझ लो कि 11th क्लास में वेरी फर्स्ट डे सारे बच्चे अलग अलग स्कूल से आते हैं, यानी कि सारे बच्चे न्यूली ज्वाइंड हैं, कोई बच्चा किसी बच्चे को पहले से नहीं जानता। ये तब है जब वो क्लास में एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे 4-5-6 घंटे बच्चे स्कूल में रहेंगे, लेकिन इन 4-5-6 घंटे में ही जो बच्चे हैं वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं। कोई 2 बच्चों का ग्रुप हो जाएगा, कोई 3 बच्चों का ग्रुप हो जाएगा, कोई 4 बच्चों का ग्रुप हो जाएगा। यानी कि ये वो बच्चे हैं जिनमें कोई बच्चा पहले से एक दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन अभी अपने तरीके के अपने हैबिट वाले बच्चे वहां उनको मिल जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लाइक जो होता है वो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वो उसी में डिजॉल्व होता है। यानी कि हम अपने नेचर का इंसान कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, वो हमको जरूर मिल जाता है। उसी के साथ हमारी केमिस्ट्री मैच करती है, उसी के साथ हमारी सारी हैबिट्स मैच करती हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात जो सॉलिबिलिटी के लिए है आप ध्यान रखेंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब सॉलिबिलिटी की बात करते हैं हेलो एल्केन्स के लिए। देखो हेलो एल्केन्स में अभी हमने थोड़ी देर पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, तो वहां पे बात की थी कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बच्चा हुआ ऐसा, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हेलो एल्केन्स हैं
इनमें स्लाइट पोलैरिटी आ गई, ये स्लाइट पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। लेकिन स्लाइट पोलर मॉलिक्यूल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि ये हाईली पोलर हो गए, स्लाइट पोलैरिटी है। और स्लाइट पोलैरिटी है तो ये जो कंपाउंड होते हैं, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, दे आर insoluble in water. Haloalkanes are insoluble in water. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो वाटर हाईली पोलर सब्सटेंस है, वाटर हाईली पोलर कंपाउंड है। अब यहां पे जो हेलो एल्केन्स हैं इनमें उतनी पोलैरिटी नहीं है कि ये वाटर के साथ मिक्स हो जाए, वाटर में डिजॉल्व हो जाए। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि हेलो एल्केन्स और वाटर ये दोनों अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स और वाटर जो होते हैं ये अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं, इसलिए एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते। मैंने बताया ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में डिजॉल्व होता है। मतलब यहां बॉन्डिंग की बात है, जो जैसा होता है से मतलब यह है जिसमें जिस तरह के इंटरेक्शन होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जैसा होगा, वाटर में ज्यादा होता है, हेलो एल्केन्स में स्लाइट होता है। ठीक है, इसलिए हेलो एल्केन्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल, ठीक है, बेंजीन, CCl4, CHCl3, ये जो आपके कंपाउंड हैं, ये जो आपके सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनमें जो हेलो एल्केन्स हैं वो आपके डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। पढ़ ले एक बार क्या लिखा हुआ है। However, haloalkanes are slightly polar, yet they are insoluble in water. देखो सबसे पहले यही बात लिखी हुई है। This is because, इसका रीजन क्या है? They can neither form hydrogen bonds, यानी कि इंटरेक्शन जो होता है वो इनका वाटर के साथ नहीं हो पाता, हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना पाते, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, कैसे भी कह लो आप, विद वाटर मॉलिक्यूल्स, नॉर कैन ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन वाटर। ना ये वो बॉन्ड्स जो पहले से वाटर में प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है उसको ब्रेक भी नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन दोनों का नेचर ही डिफरेंट है, ये समझ लो आप। दोनों जो कंपाउंड है वो डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। बाकी तो बाद में जैसे जैसे पॉइंट आएगा उस पर बात करेंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो वाटर और हेलो एल्केन्स का डिफरेंट नेचर होने की वजह से ये एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? गुड। इसके बाद ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई हमारी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप इसके बिल्कुल मत करना, यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप ये चीजें जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हेलो एल्केन्स की हैं वो भी बच्चों आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है बच्चा? ठीक है, चलो कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है जी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? देखो, जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं इसमें जो बॉन्ड होता है, ये बात हम कई बार कर चुके, इस तरह से होता है, स्लाइट पोलैरिटी यहां पे होती है। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है, ये मैं जनरल बता रहा हूं आपको, है ना, SN1 क्या होगी, SN2 क्या होगी, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो न्यूक्लियोफाइल ने यहां जो X है उसको रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है, जो पहला वाला ये न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल में, सबस्ट्रेट में एंटर होता है।
ठीक है, एंटर होता है, इसकी एंट्री होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनकमिंग ग्रुप या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। जो ये एक्स है यहां पे, जो पहले से प्रेजेंट है, यानी कि जो कंपाउंड में था, सबस्ट्रेट में था, ये हमारा यहां से जो एल्काइल ग्रुप है इसको छोड़ के जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चा, ये हुआ लीविंग ग्रुप। तो आने वाला ग्रुप इनकमिंग ग्रुप, जाने वाला ग्रुप साइड को छोड़ के जाने वाला लीविंग ग्रुप। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगी, बात समझ में आ गई, इस तरह से रिएक्शन होगी। जो इनकमिंग ग्रुप है वो आपके मॉलिक्यूल में एंटर कर जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ये आपका साइड को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, एक नया कंपाउंड हमको यहां पे मिल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने पहले से जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। दैट्स वाई ये जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कही जाती हैं। क्लियर है, क्लियर है, चल। इसके बाद अब ये होगी रिएक्टिविटी, हैलो एल्केन्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी क्या है। दो एस्पेक्ट हैं यहां पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, और दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द सेम हैलोजन। देख लें ये भी, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप। अगर यहां पे एल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन चेंज होता है, तो क्या हुआ बेटा, देखो फिर देख लो आप, यहां 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 और यहां, जैसे जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे वाया क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो क्या होगा, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज है वो बढ़ता जाता है, साइज इंक्रीज होता जाता है। साइज इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बच्चा वो डिक्रीज होती है। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई यानी कि बॉन्ड वीकर हो गया, वीकर हो गया तो रिएक्शन जल्दी देगा। इसलिए अगर हम यहां पे ये ऑर्डर देखें तो हमको समझ आ जाना चाहिए कि जो एल्काइल आयोडाइड है वो एल्काइल ब्रोमाइड के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुई बात, हाईली रिएक्टिव होता है एल्काइल आयोडाइड इन कंपैरिजन टू एल्काइल ब्रोमाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन हैलो एल्केन्स आप देख लो, अगर आपका एल्काइल ग्रुप सेम है और हैलोजन चेंज हुआ है। दूसरी तरह के कंपाउंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द सेम हैलोजन। अब की बार आपके पास क्या है, जो एल्काइल ग्रुप है वो चेंज होता है। ये देखो आप, CH3Cl, CH3CH2Cl, एक और ले लेता है। यहां पे हमने क्या किया है, हैलोजन को सेम रखा है, एल्काइल ग्रुप यहां पे हमने चेंज कर दिए हैं। अब एल्काइल ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है वो होती है बेटा इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये कैसा हो जाएगा, ये वीकर हो जाएगा। यहां पे भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है, तो यहां के कंपैरिजन में जो यहां बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो जनरल बता रहा हूं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। लेकिन SN1 SN2 में वो चेंज होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जनरल समझो।
ठीक है, अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये चीजें होती हैं, और अगर हैलोजन ग्रुप आपका वही रहता है और आपका एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो एल्काइल ग्रुप जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, उस इंडक्टिव इफेक्ट शो करने की वजह से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये हो जाता है। ठीक है जी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हुआ। अब जो रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, देयर आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन सी होती हैं पहले देख लेते हैं। एक होते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है भाई, दूसरी होती है ये बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ध्यान से देखो आप, SN2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हमने यहां पे पढ़ना है। ठीक है जी, अब यहां पे हम देखेंगे कि भी ये जो रिएक्शंस हैं ये दो तरह की होती हैं। देखो, एक होती है SN1, है ना, थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दूसरी होती है SN2, SN1 SN2। ठीक है, SN का क्या मतलब है, देखो अगर हम यहां पे देखें तो जो वन है इसका मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, एन न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन, यहां अगर देखें तो टू का क्या मतलब होता है, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई बात, यानी कि वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, टू का मतलब बाइमॉलिक्यूलर, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन। ये हुई SN1 SN2। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पे डिफरेंट होता है, रिएक्शन की मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं बेटा, SN1। कैसे होती है SN1 रिएक्शन, ये देखो आप, यहां पे आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड रहा, मिथाइल हैलाइड ले लिया हमने। ठीक है, यहां हम रिएक्शन कराते हैं OH माइनस की, तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो होगी CH3OH प्लस X माइनस। ठीक है, OH माइनस X को रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 कैसे होती है, SN1 रिएक्शन जो होती है बेटा वो टू स्टेप रिएक्शन है। स्टेप वन, पहले स्टेप में क्या होता है, जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसमें जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। ठीक है, कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ये अभी अटैक नहीं हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, ये जो स्टेप है ये बेटा स्लो स्टेप है, ध्यान से देखते रहना। जो फर्स्ट स्टेप है आपका ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन अगर पता करना है तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है रिएक्शन में, अगर स्टेप वाइज रिएक्शन हो रही है तो वहां पे इससे क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो आपका एल्काइल हैलाइड है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका होगा वो ये होगा, यानी कि जो आपका सबस्ट्रेट है केवल इसकी कंसंट्रेशन पे आपकी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, केवल इसकी कंसंट्रेशन पे आपकी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन का ऑर्डर हुआ
जो रिएक्शन का ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ, रिएक्शन का ऑर्डर हुआ 1। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉन एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो रिएक्शन का रेट है उसमें केवल एक मॉलिक्यूल आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आप इस तरह से निकाल रहे हैं, यहां पे सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में जो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये जो कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म हुआ है, इस कार्बोकेटाइन पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये इसके साथ रिएक्शन करता है और इस तरह से प्रोडक्ट देता है। देखो कार्बोकेटाइन क्या है, रिएक्टिव स्पीसीज है, रिएक्टिव स्पीसीज, अनस्टेबल स्पीसीज, बहुत जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा। उधर OH माइनस जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये भी बहुत जल्दी रिएक्शन करना चाह रहे हैं, तो दोनों बहुत जल्दी आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। तो जो SN1 का सेकेंड स्टेप होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बात समझ में आ गई? स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप। ठीक है, SN1 SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप्स रिएक्शन। करे ना हमने 2 स्टेप में, स्टेप नंबर 1 स्लो स्टेप, स्टेप नंबर 2 फास्ट स्टेप। द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन मैकेनिज्म जाती है। समझते जाना एक एक बात। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो पहला स्टेप है आपका वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है जो आपका हेलो एल्केन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे। सिंगल मॉलिक्यूल, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। अब ये वाला पॉइंट आप देख लो, जो रिएक्टिविटी है एल्काइल हैलाइड्स की, इसकी एल्काइल हैलाइड्स की, वो डिपेंड करती है जो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं उस तरह के कार्बोकेटाइन पे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी देख लें। ये देखो यहां पे जो कार्बोकेटाइन बना हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन है। अब जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वही डिसाइड करेगा कि जो रिएक्टिविटी है हेलो एल्केन की वो किस तरह से है। अब यहां पे हम 3 तरह के हेलो एल्केन देखते हैं। देखो अब ये है आपका CH3CH2Cl। अगर ये फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व है तो यहां पे जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो मिलेगा ये वाला। ठीक है, दूसरा जो अल्काइल हैलाइड है आपका, वो अगर हम ये वाला ले लें तो जब ये कार्बोकेटाइन देगा बच्चा तो ये कार्बोकेटाइन इस तरह से देगा। ठीक है, और यहां पे अगर मॉलिक्यूल ये हमारे पास है तो यहां ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा वो बच्चों ये मिलेगा। ऑर्डर समझ लेना रिएक्टिविटी का, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जिसे हम कहते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये तो आता है ना,
प्राइमरी कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक, अब ये टर्सरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये पॉसिबिलिटी है इनके बनने की रिएक्शन में। अगर आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है तो ये सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी बनता है तो ये प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसका मतलब क्या हुआ, टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम क्या बताते हैं, यहाँ पे कहा रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिपेंड अपॉन दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जिस हैलो एल्केन से मिला है उसकी रिएक्टिविटी ये होगी, रिएक्टिविटी ये होगी। ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटाइन आपको इस एल्काइल हैलाइड से मिलता है, तो ये SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। SN1 के लिए ये एल्काइल हैलाइड का क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर किस बेसिस पे देते हैं हम, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल बनता है। समझ लो आप बात को यहां से, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। आपको 2-3 एल्काइल हैलाइड देगा और उनमें पूछेगा कि SN1 के लिए कौन एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, या आप सीक्वेंस में लगा दो उनको, रिएक्टिविटी ऑर्डर में लगा दो। तो आपको ये देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन आपको मोर स्टेबल, सॉरी कौन सा एल्काइल हैलाइड आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है। उस बेसिस पे आप रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स बता सकते हैं फॉर SN1 रिएक्शन। और ये वाली बात आपको सीखनी जरूरी है, ठीक है ना। रिएक्शन हो किस तरह से रही है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप्स रिएक्शन। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेप है वो दोनों की रिएक्शन होती है, फास्ट स्टेप है, यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो फर्स्ट स्टेप है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। होप सो SN1 रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम SN2 की बात करते हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यहां देखो आप, SN2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप में होती है। कैसे होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 2 है भैया। यहां पे आपका जो एल्काइल हैलाइड है ये, और इसके बाद न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये कार्बन अटैक, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कार्बन इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक ही स्टेप में कार्बन और पहले से जो हैलोजन प्रेजेंट है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आप देखो कैसे, यहां पे ये तो बन रहा है OH का बॉन्ड और ये टूट रहा है आपका हैलोजन का बॉन्ड, ठीक है। यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां भी पार्शियल नेगेटिव। आपको बात समझ में आई, OH माइनस यहां अटैक करता है कार्बन पे, हैलोजन निकलना शुरू हो जाता है। दोनों साइमल्टेनियस स्टेप हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली जो आपका लिविंग ग्रुप है और जो आपका इनकमिंग ग्रुप है वो दोनों इन्वॉल्व रहते हैं मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। उसी टाइम पे ये ग्रुप इस मॉलिक्यूल को छोड़ना शुरू करता है
और ये एंटर करना शुरू करता है। ठीक है, ये जो स्टेट यहां पे बनी है, ये जो स्टेट यहां पे बनी है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको आइसोलेट नहीं कर पाते हम, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमको मिल जाता प्रोडक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ये मान लो आप कि जो रिएक्शन आपकी हुई है वो यहां से हम यहां आए हैं। ये जो चीज है ये बना के दिखानी होती है, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये समझने के लिए हैं। ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनती है, ऐसी बनती होगी। न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता होगा, बॉन्ड बनाना शुरू करता होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होते हैं। ये बॉन्ड का टूटना, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, और उस बेसिस पे हम यहाँ पे दिखा देते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली हम यहाँ प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब जब ये रिएक्शन एक स्टेप में हुई है तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यही है। अब जो आपकी रिएक्शन है उसमें जब हम एक ही स्टेप की रिएक्शन का रेट निकालते हैं तो आप देखो ये वाला मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व है और ये मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व है। तो जो रेट डिपेंड करेगा वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे। जनरल लिख दिया मैंने, यहां आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो ये है और न्यूक्लियोफाइल ये है, ये मैंने जनरल लिख दिया। तो जो रेट है, रेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जब दो मॉलिक्यूल वहां इन्वॉल्व हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, रेट वाली टर्म में, तो यहां पे जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, बाई मॉलिक्यूलर होती है। इसलिए इसको कहा जाता है एसिन टू रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होप सो, आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन, दोनों मॉलिक्यूल जो रेट वाला एक्सप्रेशन है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन भी न्यूक्लियोफाइल भी, दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहते हैं। यहां अगर हम देखें तो यहां रेट वाला जो एक्सप्रेशन है आपका उसमें केवल आपका हेलो एल्केन इन्वॉल्व रहता है। हेलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्यों रहता अकेला? क्योंकि दो स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप में होने वाले रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, सिंगल स्टेप फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और वहां पे तो केवल आपका हेलो एल्केन ही प्रेजेंट है। अभी इसका तो रोल सेकेंड स्टेप में स्टार्ट होता है, इसलिए रेट डिपेंड करेगा ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स ओनली। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया, ऑर्डर वन हो गया। यहां पे अगर ऑर्डर देखेंगे तो यहां पे ऑर्डर कितना होगा, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है इसलिए ऑर्डर ऑर्डर टू है, इसलिए बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पॉइंट देख लें। एसेंटो रिएक्शन, एसेंटो रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, करके दिखाई अभी, इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये देखो, द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, ये भी बता दिया आपको। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल both. Reactivity of different types of alkyl halides depend upon the steric hindrance। ये वाला पॉइंट आप समझ लो। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, यहां पे जो रिएक्टिविटी थी वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती थी। ठीक है, कार्बोकेटाइन। तो जो SN1 के लिए रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आया या रिएक्टिविटी ऑर्डर आया वो ये आ गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे हेलो एल्केन्स में, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया आपका। बहुत बढ़िया सर, ठीक है।
अब अगर हम SN2 के लिए बात करें, देखो यहां से बहुत पॉइंट की बात बताऊंगा मैं। SN2 के लिए बात करें, सेम मॉलिक्यूल आप लिख लो, सेम मॉलिक्यूल आप लिख लो। ये अब यहां पे देखो, जो OH माइनस है वहां पे क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइंस। यहां पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब OH माइनस को इस Cl को हटाना है, ये Cl को, ध्यान देना आप, ये Cl को हटाना है, ये Cl को हटाना है। ठीक है, अभी लगा हुआ है। अटैक कहां से होगा, अटैक देखो जब Cl यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहां तो क्या Cl हट जाता है, लेकिन यहां Cl ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब Cl प्रेजेंट है तो OH माइनस जो अटैक करता है वो पीछे से अटैक करता है, जिसको हम बैक साइड अटैक कहते हैं। बैक साइड अटैक अगर है तो इसका मतलब OH माइनस को, सुनो मेरी बात ध्यान से, OH माइनस को अटैक करने के लिए स्पेस भी चाहिए। अब स्पेस चाहिए तो यहां पे दो हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे एक हाइड्रोजन है, यानी कि यहां पे दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। OH माइनस को इधर जो स्पेस मिलेगा वो यहां के कंपैरिजन में कम मिलेगा अटैक करने के लिए। यहां बड़े बड़े तीन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो OH माइनस को यहां तो स्पेस मिलेगा ही नहीं अटैक करने के लिए, कहां से अटैक करेगा। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसका, हैलो एल्केन्स का फॉर SN2 रिएक्शन, वो डिपेंड करता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कितना कम है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम अगर इन तीन अल्काइल हैलाइड में हम बात करें तो यहां सबसे कम है, यहां सबसे कम है। तो SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो ये होगा, यानी कि ये जो अल्काइल हैलाइड है जिसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। अब सेकेंडरी और टर्सरी में देखें अगर, तो सेकेंडरी टर्सरी में जब कंपैरिजन करेंगे तो सेकेंडरी में हिंड्रेंस टर्सरी के कंपैरिजन में कम है, तो सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड है दैट विल बी मोर रिएक्टिव, ठीक है, इन कंपैरिजन टू टर्सरी अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो आप अगर यहां पे देखोगे, ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहां पे SN1 SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो अपोजिट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और अगर ये बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, SN1 SN2 रिएक्शन की बहुत सुंदर बात है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप एनसीईआरटी में देख लो, आप रेफरेंस बुक में देख लो, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप PYQ देखोगे तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस, समझ आ गई बात, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद बहुत सुंदर बात, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, SN1 रिएक्शन के लिए देखो आप, SN1 रिएक्शन, अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं पता तो चैनल पे जाके वीडियो देख लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, लेकिन वो पता होगा तभी SN1 SN2 के लिए जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो आपको समझ में आएगी। देखो आप, ये कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं लिखते, इसको लिखते हैं हम कायरल है। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल जब कार्बन से चारों जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन होगी, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो X है, जो हेलोजन है वो साइड छोड़ देता है, यानी कि यहां से आपका हेलोजन निकल गया, तो ये बना आपका कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, अब कार्बोकेटाइन जो होता है यहां पे होता है प्लेनर। ठीक है, कार्बोकेटाइन की अगर शेप पढ़ेंगे,
ज्योमेट्री पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वो प्लेनर होता है। कार्बोकेटाइन कैसा होता है? प्लेनर होता है। अब जब कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है तो जो OH माइनस है, वी आर टॉकिंग अबाउट SN1 रिएक्शन, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर SN1 रिएक्शन। तो OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस जब अटैक करेगा तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब देखो, ये हमारा कार्बोकेटाइन, ये प्लेनर स्ट्रक्चर। कार्बोकेटाइन ध्यान से देखना, कार्बोकेटाइन सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो है ये कार्बोकेटाइन का प्लेनर स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से भी अटैक कर सकता है, वो यहां से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड साइड है उसके लिए। अब आप समझो, यहां पे देखो जिस साइड ये लगा हुआ है इसको हम कहते हैं फ्रंट साइड। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए ये तो हुई फ्रंट साइड, और बेटा ये हुई बैक साइड, ठीक है, पीछे से अटैक या फ्रंट साइड से अटैक। अब OH माइनस के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर, यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, यहां से अटैक कर सकता है, यहां से अटैक कर सकता है। तो दोनों साइड से अटैक दिखाया है। यहां पे आप देखो OH माइनस, यहां देखो आप OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक करता है, तो ये वाला जो कंपाउंड है आपको ये मिल जाता है, ठीक है। जैसा ये कंपाउंड था उसी तरह का कंपाउंड आपको यहां मिल रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं बच्चों? रिटेंशन कहते हैं, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन यहां था वही कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल ने रिटेन किया है, उसको बचा के रखा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे क्या हुआ बच्चों? यहां पे अटैक बैक साइड है। आप देखो जो X है जहां लगा हुआ था वहां बैक साइड से OH ने अटैक किया है, मॉलिक्यूल पलट गया ना। अब जब भी पलट गया यानी कि मॉलिक्यूल हो गया इन्वर्टेड, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल। अभी कई बार ना हम इसको समझते हैं अम्ब्रेला की तरह, है ना, अम्ब्रेला वाले एग्जांपल से। अब ये वाला अगर देखोगे आप तो ये यहां पे अम्ब्रेला खुला हुआ है, ठीक है ना, ये अम्ब्रेला यहां पे खुला हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब यहां जो अम्ब्रेला है वो इस तरह से खुला हुआ है, ये देखो। तो दोनों जो कंपाउंड हैं वो दोनों कंपाउंड कैसे मिले आपको? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में मिले हैं, ठीक है। और कंपाउंड तो सेम ही है, लेकिन कंपाउंड सेम है बट हुआ क्या है कि यहां पे ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड है दोनों एक दूसरे के हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स को क्या कहते हैं? इनएंशियोमर्स कहते हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? इनएंशियोमर्स हैं। और जब ये SN1 रिएक्शन में होता है तो यहां पे 50% तो ये वाला आइसोमर बनता है और 50% ये वाला आइसोमर बनता है, यानी कि दोनों बराबर अमाउंट में वहां पे हमको मिलते हैं। तो जो ये ऐसा मिक्सचर होता है, ऐसा जो मिक्सचर हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते थे भाई? रैसिमिक मिक्सचर हम इसको कहते थे। क्या कहते थे? रैसिमिक मिक्सचर हम इसको कहते थे। यानी कि ये मॉलिक्यूल कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, समझ लो आप बात को, ऑप्टिकली एक्टिव, बट ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। लेकिन क्योंकि ये उस मिक्सचर में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो जो रोटेशन होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं? रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये ओवरऑल जो मिक्सचर रहेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ऐसी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है SN1 रिएक्शन में। होप सो क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है, हो गया क्लियर? आगे बढ़े, चलो। स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आप देखो सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब यहां पे OH माइनस है,
ये OH माइनस का अटैक है, लेकिन यहाँ OH माइनस का जो अटैक है वो बैक साइड अटैक है। अब बैक साइड अटैक होगा, ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनती है, ठीक है। OH को हमने जुड़ते हुए दिखाया, X को हमने निकलते हुए दिखाया, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप है, ये इनकमिंग ग्रुप है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे बैक साइड अटैक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका वो अपोजिट मिलेगा, यानी कि जो अम्ब्रेला है आपका, अब ये समझ लो जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो विंड आती है, स्पीड से विंड आती है, तो वो क्या करती है, अम्ब्रेला को पलट देती है। तो उसी तरह से जो आपका मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा हो गया आपका, इन्वर्ट हो गया, पलट गया, ठीक है ना, बैक साइड अटैक की वजह से, बैक साइड अटैक की वजह से, ठीक है। तो यहां पे जो आपको कंपाउंड मिलता है वो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मिलता है, ठीक है। SN2 रिएक्शन में, SN1 में दोनों तरह के जो कंपाउंड है बनते हैं, वहां पे आपको मिक्सचर मिलता है, रैसमिक मिक्सचर। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जो कंपाउंड आपका यहां बना, ठीक है, SN2 की बात कर रहा हूं, ये कंपाउंड भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना, अगर ये कंपाउंड डी फॉर्म है, तो ये जो कंपाउंड है ये आपकी एल फॉर्म बनेगी। यानी कि अगर ये कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, तो जो प्रोडक्ट है आपका वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है ऑप्टिकली एक्टिव। यहां जो कंपाउंड मिले थे, यहां दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव थे, यहां जो कंपाउंड मिला है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन यहां सिंगल प्रोडक्ट है। यहां दो कंपाउंड मिले थे, दोनों बराबर बराबर अमाउंट में मिले, इक्वल अमाउंट में मिले, इसलिए जो रोटेशन हो गया वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो मिक्सचर मिला हमें वो रैसमिक मिक्सचर कहा जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, 1 by 1 SN1 SN2, ठीक है जी। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अभी हमने OH माइनस के साथ या जनरली हमने किसके साथ दिखाई है, न्यूक्लियोफाइल के साथ दिखाई है, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल के साथ दिखाई है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगी, तो वो हमने एनसीईआरटी वाली जो टेबल है वो यहाँ पे ले आए हैं और इससे बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिएजेंट कौन सा है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और मेन प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होगी, क्लास होगी, वो कौन सी होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहां पे ले लें हम, NaOH है, NaOH न्यूक्लियोफाइल कौन सा देता है, OH माइनस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH, क्या कहते हैं इसको, एल्कोहल कहते हैं, जो हम पढ़ते हुए आए हैं अभी, ठीक है। एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, ये यहां पे समझने की कोशिश करेंगे हम। OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, प्रोडक्ट हमारा बनेगा ROH, ROH प्रोडक्ट बना, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। NaOR डैश, RO माइनस, R डैश O माइनस, ये R डैश O माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल, यहां इसकी जगह क्या बन गया, अब RO माइनस, ये अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, ROR डैश, क्या होते हैं, ईथर, ठीक है। इस तरह से ये कैटेगरी यहां पे बनाई हुई है, ठीक है जी, सिंपल है, समझ आ गई होगी बात, समझ आ गई बात। यहां देख लो, ये भी ऐसे ही है। यहां थोड़ी सी बात समझेंगे, जैसे एक हमारे पास रिएजेंट है KCN और दूसरा है AgCN, न्यूक्लियोफाइल यहां मिलता है CN माइनस, CN माइनस, एम्बिडेंट, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है,
एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब है 2 डोनर एटम्स होते हैं, है ना, दोनों में से जब बॉन्ड बनाएगा दोनों में से किसी एक के थ्रू बनाएगा। ठीक है, जैसे पहले वाले एग्जांपल यहां पे देख लो आप, दूसरे वाले में फिर देखेंगे। पहले वाले में देखो RCN बना, नाइट्राइल या साइनाइड कहें, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड बना है वो कार्बन के थ्रू बना है। कार्बन क्यों बना है? ये देखो एल्काइल हैलाइड, ये हमारा KCN, KCN जब टूटता है ना, आयनिक कंपाउंड है, तो ये टूट जाता है, CN माइनस बना, CN माइनस जब अटैक करेगा तो X को बाहर करेगा और यहां कार्बन के थ्रू बॉन्ड बन जाएगा। बट AgCN में क्या होगा? AgCN में बॉन्ड बनता है इस तरह से, सिल्वर और कार्बन के बीच में यहां बॉन्ड है, ठीक है, सिल्वर और कार्बन के बीच में बॉन्ड है जो टूटता नहीं है, टूटता नहीं है, तो जो अटैक यहां पे होता है वो नाइट्रोजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहां क्या बनता है? RNC, आइसोनाइट्राइल। सिंपल सी बात है, समझ आई होगी आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है NCERT में कि भाई KCN के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलता है, AgCN के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। उसका रीजन बता दो आप। रीजन यही है कि ये आयोनिक कंपाउंड है और ये आयोनिक नहीं है, ठीक है। यहाँ कंपाउंड टूट जाता है, KCN K प्लस और CN माइनस में टूट जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन से ही अटैक होता है, नाइट्रोजन, AgCN का नाइट्रोजन अटैक करता है। समझ आई बात? बढ़िया, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 रिएक्शन और बची हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जो एल्काइल हैलाइड हमारे होते हैं वहां से कोई छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, कंडीशंस इस तरह की रहती हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जो आपका हेलो एल्केन है उस हेलो एल्केन को हीट करते हैं एल्कोहलिक, जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, एल्कोहलिक बेस। दे अंडरगो द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्कीन्स। प्रोडक्ट कौन से बनते हैं? एल्कीन्स मिलते हैं। रिएक्शन देखें, रिएक्शन देखें, रिएक्शन देखो, यहां पे हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है एक, ये हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को जब हम हीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो बेस क्या करता है? ये बेस है, ठीक है, ये बेस क्या करेगा? ये बेस हाइड्रोजन जहां भी होगा वहां से हाइड्रोजन लेगा, तो ये बेस क्या करता है? यहां से हाइड्रोजन निकालता है। जैसे ही यहां से हाइड्रोजन निकालता है ये इधर अटैक करता है और ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच आ जाता है डबल बॉन्ड। आप देखो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां हाइड्रोजन है आपका और यहां हाइड्रोजन है आपका, ये एल्कीन प्रोडक्ट बना। ये हाइड्रोजन जाता हुआ दिखाया मैंने, ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन, ठीक है। जब यहां से हाइड्रोजन यहां से हैलोजन, अब ये कौन से कार्बन अभी बात करेंगे, लेकिन जब यहां से हाइड्रोजन यहां से हैलोजन जाएगा तो जो कार्बन, जिन कार्बन से हाइड्रोजन हैलोजन जा रहा है, 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन होंगे, तो वहां उन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे हमें? प्रोडक्ट मिलेंगे एल्कीन्स। देखो, since such reactions involve the removal of a hydrogen and a halogen atom from the haloalkane, these are known as dehydrohalogenation reactions। ये जो reactions हैं इनको हम dehydrohalogenation reactions कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या निकला? HX निकला, HX माइनस HX यहां से निकल गया, H यहां से निकल गया, X यहां से निकल गया। अब जिस कार्बन पे अल्फा होता है, सॉरी, जिस कार्बन पे हैलोजन होता है उसको अल्फा कहते हैं, उसका एडजेसेंट कार्बन जहां से हाइड्रोजन जाता है उसको बीटा कहते हैं, अल्फा बीटा। उसके आगे गामा डेल्टा होंगे, उनसे मतलब नहीं होता हमारा, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड आएगा
वो अल्फा और बीटा के बीच में आएगा। अब यहां पे अल्फा बीटा कौन सा है, वो इसके बेसिस पे कहा हमने, ठीक है, इसके बेसिस पे। समझ आ गई बात। अल्फा और बीटा जो कार्बन होते हैं वहां उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये क्यों बताया मैंने, यहां देखो आप, ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि क्योंकि यहां पे वही बात लिखी हुई है। द हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड इन सच रिएक्शंस इज द बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जाने वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होता है। ये बेटा ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन जा रहा है, देयरफॉर सच रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो आप यहां पे CH3 CH2X, या इस तरह से लिखता हूं CH2 एक H को इस तरह से टांग देते हैं और यहां पे X, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है जी। ये अल्फा वाइट से लिखता हूं, इसमें मजा आएगा, ठीक है। हीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या होगा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन होगा, HX जाएगा, ये HX चला गया, HX गया, इसलिए रिएक्शन का नाम डिहाइड्रो हेलोजनेशन, ठीक है जी। जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है, जो हाइड्रोजन यहां से जा रहा है वो किससे जा रहा है, वो बीटा कार्बन से जा रहा है, इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसलिए रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट देखो यहां से H गया यहां से X गया, तो क्या बचा प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। अब एक कंडीशन यहां पे है, कंडीशन समझो आप, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। When a haloalkane can undergo dehydrohalogenation in two different ways, सुनो ध्यान से, दो तरीके हैं डिहाइड्रोहेलोजनेशन के। इन दो तरीकों से, दो डिफरेंट तरीकों से क्या हुआ है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन हुआ है, तो क्या होगा, फॉर्म टू डिफरेंट एल्कीन, दो तरह के भैया आपके एल्कीन बनेंगे। तो द एल्कीन दैट प्रीडोमिनेट्स इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वन। कौन से एल्कीन को आप प्रीफर करेंगे, कौन सा एल्कीन प्रीडोमिनेट करेगा, कौन सा एल्कीन मोर स्टेबल होगा, मेजर होगा, ठीक है। वो कैसे ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे स्टिटजफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। द मेन प्रोडक्ट कैन बी चूजन बाय अ रूल नॉन एज स्टिटजफ रूल। कौन सा है स्टिटजफ रूल, क्या कहता है स्टिटजफ रूल, कहता है स्टिटजफ रूल कहता है मोर substituted alkene is preferred, more substituted alkene is preferred, ठीक है। तो यहां क्या कहा, the alkene that predominates is the most substituted one, जो ज्यादा substituted होगा। देख लें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे आपका CH3 CH, और यहां पे आप ले लो क्या, ये हो गया भैया, ठीक है। ये आपका हेलो एल्केन हो गया। एल्कोहलिक KOH के साथ आप इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, ये हुआ आपका अल्फा कार्बन, एक तो ये हुआ बीटा, दूसरा ये हुआ बीटा, ठीक है। एक ये हुआ बीटा, दूसरा ये हुआ बीटा। तो प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, प्रोडक्ट दो मिलेंगे आपको, एक यहां से मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, वो यहां से मिलेगा आपको, वो यहां से मिलेगा तो CH3
CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है जी। अब देखो ये डबल बॉन्ड देखो आप, इस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप, इस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप, लेकिन यहां इस कार्बन पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, केवल इस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये बेटा मेजर बना अकॉर्डिंग टू सिटजेफ रूल। तो सिटजेफ रूल कहता है कि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड आपका एल्कीन है दैट विल बी प्रीफर्ड। जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? यहां पे आपके पास 2 बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन यहां से भी जाएगा, हाइड्रोजन यहां से भी जाएगा। There is a possibility to form two alkene, two types of alkene, different alkenes यहाँ पे बनते हैं। ये वाला एल्कीन बनेगा, ये एल्कीन बनेगा। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है ये देखो आप, इस पे 2 एल्काइल ग्रुप है, इस पे एक ही एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज प्रीफर्ड, दिस इज सिटजेफ रूल। ठीक है, तो आपसे आपको क्वेश्चन कैसे देगा कि भी ये वाले एक रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, और यहां पे आपको मेजर एल्कीन ढूंढ के बताना है। ठीक है, इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां ढूंढ लेंगे ना आप, ये जो एल्कीन है ढूंढ लेंगे ना आप, इस तरह सिटजेफ रूल मत भूलना बस। ठीक है, जो ज्यादा एल्काइलेटेड हो, जिस पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे, वही प्रोडक्ट, वही एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, वही एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो का मतलब कार्बन और मेटल, ये यानी कि कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बना होगा। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। उसी में एक कैटेगरी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। प्रिपरेशन कर लें इसकी। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? देखो, एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करानी होती है हमें, और ये जो रिएक्शन है ये ड्राई ईथर में होती है। किस में होती है? ड्राई ईथर में होती है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह बनता है, RMgX। R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बन गया RMgX। ये जो हमारा होता है इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन ड्राई ईथर वाली है। ग्रिग्नार्ड एजेंट आर प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। देखो, ड्राई ईथर हमने लिया है, ठीक है, ड्राई ईथर एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए, बिकॉज दे गेट डिकम्पोज्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेज ऑफ मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? जो ये कंपाउंड है ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन में कहीं भी वाटर है, इवन ट्रेसेज ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है, ट्रेसेज ऑफ मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो ये जो H है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और जो वाटर में क्या है, वाटर में H है, उस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके बोर्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। व्हाई एनहाइड्रस कंडीशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रीजन क्या है? ये रीजन है, कंपाउंड आपका क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट बचता ही नहीं है। पढ़ो, ग्रिग्नार्ड एजेंट आर प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस बिकॉज दे गेट डिकम्पोज्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेज ऑफ मॉइस्चर। बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन लिख लो आप,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल के साथ भी अगर रिएक्शन करा देंगे, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करा देंगे, वहां से भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देंगे, वहां से भी अमोनिया भी प्रेजेंट होगा, वहां से भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अब इसका नेचर क्या हो गया, हाईली बेसिक नेचर हो गया, हाईली बेसिक, ठीक है। इसके बाद वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में सिंपल सी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। जो आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, ड्राई ईथर में कराते हैं, ठीक है जी। क्या होता है बस समझ लो, यहां से ये 2Na कर लेंगे तो क्या बना, 2NaX, तो ये बन गया भाई, क्या बचा, ये R, ये R, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का हाइड्रोकार्बन मिलता है हमको वुड्स रिएक्शन से। तो इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये रिएक्शन कन्वर्जन में हमारे काम आ जाती है, कन्वर्जन में। जैसे आपसे कहेगा कि भी हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2Cl, इससे क्या बनाना है आपको, ब्यूटेन बनाना है, तो रिएक्शन करा दो आप सोडियम मेटल के साथ इस कंपाउंड की, इसमें ड्राई ईथर आपका सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। ये देखो आप क्या बनेगा आपका, ट्वाइस NaCl, और क्या बना, ब्यूटेन। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आप कि भाई ये कन्वर्जन आपको करके दिखाना है ना। बस उसने तो ये कहा कि ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है और आप ब्यूटेन बना के दिखा दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। वुड्स रिएक्शन का सिग्निफिकेंस, बात समझ में आई, समझ में आई बात। तो ये हुई भाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच।